अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब और कज़ाब से मुखातिब है। सहरी का वक्त है, लेकिन एक खबर है सोशल मीडिया पर वायरल है, सर्कुलेट कर रही है और उसने सबको पाकिस्तान में हिलाकर रख दिया है। ये काशिफ अब्बासी साहब के हवाले से ARY न्यूज़ ने माफ़ी मांगी है। ये आपके सामने रख देते हैं और साथ साथ नाज़रीन एक केस है जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाया हुआ है। और ये केस है मुस्तफ़ा नामी एक नौजवान का कत्ल केस है। मुस्तफ़ा आमिर नामी ये नौजवान है और ये एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल है। ये बदमाशों का एक गिरोह है। लेकिन इसके अंदर कैसे ये नौजवान लड़के शामिल होते हैं जो 20 से 25 साल या 30 साल के दरमियान है। और अरम खान नामी ये लड़का है जिसने मुस्तफ़ा नामी लड़के को कत्ल किया है। लेकिन इसकी जो कहानियां खुलकर सामने आ रही हैं ये खौफनाक है। आज भी शाहजेब खानजादा साहब ने पाकिस्तान के तमाम प्राइम टेलीविजन चैनल्स ने इसके ऊपर अपडेट किया है, वो सब आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले ARY न्यूज ने जो किया है ये गैर मामूली है। ARY न्यूज एक न्यूज चैनल है पाकिस्तान का बड़ा प्रोमिनेंट। इस न्यूज चैनल का एक इंपैक्ट है, मैसिव इंपैक्ट है। और काशिफ अब्बासी साहब का दहाइयों पर मबनी एक तजुर्बा है। रिपोर्टिंग से शुरू किया, खुद को मनवाया, एक एनालिस्ट, तजियाकार, एक साफी, एक बड़ी जिम्मेदार शख्सियत। पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन प्रोग्राम, प्राइम टाइम प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड काशिफ अब्बासी के साथ एक लंबे अरसे से कर रहे हैं। लेकिन अचानक से उन्हें ऑफ एयर किया जाता है और फिर ऑफ एयर होने के बाद काशिफ अब्बासी के तकरीबन ऑफ एयर होने के 3 हफ्तों बाद ARY न्यूज बाकायदा से माफी मांगता है, माफी मांग रहा है। अब ARY न्यूज क्यों माफी मांग रहा है ये आप खुद भी ज़ाहिर है सब सोच रहे होंगे कि काशिफ अब्बासी ने कोई एटमी राज फाश कर दिए हैं, कोई खुदा न खासा रियासत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर दी है। काशिफ अब्बासी ने आखिर क्या कर दिया है कि एक प्राइम टाइम एंकर, मकबूल तरीन साफी जिसे पूरा मुल्क दुनिया जानती है, इंटरनेशनल जिसकी स्टैंडिंग है बतौर जर्नलिस्ट, उसके ऊपर ARY न्यूज माफी मांग रहा है। और ये ARY न्यूज की भी अपने तौर पर एक अजीब और गरीब किस्म की डिटाई है। ARY न्यूज ने ही अरशद शरीफ साहब को भी इस दौरान नौकरी से फारिग किया था, अरशद शरीफ साहब को भी वल्नरेबल कर दिया था। और अब काशिफ अब्बासी साहब के हवाले से भी ये बाकायदा से हुआ। ये पहले बराए मेहरबानी सुन लें कि काशिफ साहब के प्रोग्राम में हुआ क्या। के आखिर में एक वजाहत कि गुज़िश्ता प्रोग्राम जो कि 21 जनवरी 2025 को नशर हुआ, जिसमें मेजबान ने प्रोग्राम की इब्तिदा में अपनी जाती हैसियत से राय पेश की, जिसका इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बावजूद अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो इदारा उस पर माजरत ख्वाह है। इदारा उस पर माजरत खा, यानी ARY न्यूज घुटने टेक कर बुनियादी तौर पर हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, सर नीचे करके घुटने जोड़कर, हाथ 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 जोड़कर ARY न्यूज कह रहा है सानू माफ कर दो। यानी ये दबाव है, खौफनाक किस्म का दबाव है, ये प्रेशर है, ये बल्कि शायद उससे अगली कहानी है। ये कंट्रोल है और एक बड़ा खौफनाक किस्म का कंट्रोल है। ये असल तस्वीर आपको दिखा रहा है पाकिस्तान के अंदर साफत की, पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म की। यानी जिस माशरे के अंदर, मुल्क के अंदर काशिफ अब्बासी जैसा साफी नहीं टिक सका या उसे फूंक मारकर गायब कर दिया गया है और फिर सबसे बड़ा प्राइम चैनल उसे घुटनों पर लाकर, नाक रगड़वा कर माफी मंगवाई जा रही है, तो खुद ही अंदाजा लगा लें पाकिस्तान में बोलना कितना बड़ा जुर्म है, बना हुआ है, बल्कि जुबानें काटी जा रही है, कितना बड़ा अजाब है और किस कदर सेंसरशिप है, किस कदर यहां पर कंट्रोल किया गया है, किस कदर एक खौफनाक किस्म की पेनिट्रेशन है जो कि बाजार नजर नहीं आ रही। बाजार सब ठीक नजर आ रहा है, बाजार एंकर ठीक ठाक तरीके से माफी मांग रहा है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि कॉलर से किसी ने ऐसे करके पकड़ा हुआ है कि माफी मांग, ऐसे करके पकड़ा हुआ है कि माफी मांग। अब ये 21 जनवरी 2025 आखिर काशिफ अब्बासी ने कौन सी रियासत मुखालिफ खुदा ना खास्ता कोई काशिफ अब्बासी ने कर दिया था, या काशिफ अब्बासी क्या कर बैठा था, कौन सा काशिफ अब्बासी ने कोई धमाका इस मुल्क के अंदर कर दिया था कि जनाब उसकी जो इब्तिदा है उसके ऊपर माफी मंगवाई गई है। तो मैं इब्तिदा का पहला 2 मिनट का सिर्फ क्लिप आपको सुनवाना चाहता हूं कि काशिफ अब्बासी ने क्या कहा था कि इस आइन का जनाजा निकल चुका है, आइन की तख्ती लगाई। ये सुन लें आप खुद। ये 21 जनवरी वाला क्लिप है जिस पर ARY न्यूज ने माफी मांगी है, 21 जनवरी 2025। ये सुने। देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ गुज़िश्ता हफ्ते कराची में पहली दस्तूर साज असेंबली के इजलास की याद में एक तकरीब हुई। खबर पढ़ रहा था अखबार में, मैंने ये खबर देखी। हमें पाकिस्तान में तख्तियां लगाने का शौक है, हम इवेंट्स क्रिएट करते रहते हैं, ये भी एक सही। बिलावल भुट्टो साहब ने वहां तक, अब यहां से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिलावल भुट्टो ने वहां पर तख्ती लगाई, उसका किया। अब काशिफ अब्बासी क्या कह रहा है सुन ले। तख्ती लगाई, रिवायती तकरीर की, उसमें जमहूरियत, कुर्बानी, सियासी तारीख जैसी बहुत सी बातें की। पुराने वाकयात की तख्तियां तो लगी हुई, लगती रहती हैं, सब लगाते हैं या उसको याद करते रहते हैं। क्यों ना इस मुल्क में नई तख्तियां लगाएं। जिस आइन पर फख्र करते हैं और फख्र कर रहे हैं, उस आइन के कत्ल की एक तख्ती भी लगनी चाहिए। उसका इफ्तिताह भी बिलावल साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मुस्लिम लीग नून की क़यादत और दूसरी क़यादत के साथ मिलकर करें। इस मुल्क में आइन को तो दफन ही कर दिया गया है, इस कत्ल में सबका हाथ है। वो तमाम जो इस मुल्क के आइन के खिलाफ पिछले साल हर साल दिहाइयों से फैसले करते आ रहे हैं, ये सब पेश पेश हैं। आइन को सरेआम कत्ल किया जाता है और सब इस पर जश्न मनाते हैं। इसकी एक तख्ती तो बनती
बनती है, इसकी भी नकब कुशाई होनी चाहिए, इस पर भी शादियाने बजने चाहिए। कैसे इसमें सबने अपना किरदार अदा किया है। वैसे तो ट्रूथ कमीशन की बहुत बात हम सुनते हैं पाकिस्तान में, सच बोलना चाहिए, हो जाए एक सच्चा मुकालमा, क्या हुआ, किसने किया, कब किया। एस्टैब्लिशमेंट का किरदार तो दागदार है ही, सियासतदानों के जिस्म पर भी कपड़े नहीं है। जब आप आइन की बात करें, डील्स की बात करें, इस मुल्क में कानून की अमलदारी और आइन की अमलदारी की बात करें, इस ताकत की लड़ाई ने, ये जो पावर पॉलिटिक्स और पावर प्ले है, इस मुल्क का नुकसान सबसे ज्यादा किया है। जमहूरियत नाम की है, इस शर्मनाक सूरत हाल पर जश्न तो बन रहा है। हम वो बदकिस्मत मुल्क हैं जहां सियासी मकासद के लिए चादर और चार दीवारी की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी गई। घर से खवातीन और बच्चों को उठा लिया जाता है, एक मामूल बन गया है और सियासी वजूहात से ये होता है। ऐसे माहौल में किसी आइन या इंसानी हकूक की क्या बात करें, जहां इंतखाबात जिस मुल्क में इसलिए ना हो सकते हो क्योंकि सियासी तौर पर सूट नहीं करता। धांधली पर सब मुस्कुरा कर कहें, हमारे मुल्क में कब इलेक्शन शफाफ हुए? हमारे यहाँ तो हमेशा इंतखाबात में धांधली होती है, लास्ट टाइम भी हुई थी, इस दफा भी हो गई। वहां जमहूरियत और आइन की हालत पर मातम ही हो सकता है। अब ये 5 मिनट काशिफ साहब ने सिर्फ गुफ्तगू की और काशिफ साहब ने आइन के ऊपर गुफ्तगू की, तुम्हारा आइन मर चुका है। काशिफ साहब ने रूल ऑफ लॉ के ऊपर बातचीत की, काशिफ साहब ने लोगों के उठाने के ऊपर बातचीत की, काशिफ साहब ने यह भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट तो दागदार है लेकिन सियासतदानों के जिस्म पर भी कपड़े नहीं है। इस एडिटोरियल से 5 मिनट के जिसमें आइन की बातचीत हुई है, किसे मसला था? इस्लामाबाद के अंदर जब तहफ्फुज़ आइन के ऊपर कॉन्फ्रेंस होती है, तो हमने खुद जाकर देखा है कि होटल को ताले लग जाते हैं। फैसल वावडा बड़े खड़े होकर या बैठकर ये कहते हैं कि जनाब ये जो आइन शाइन है या जो आप कायदे आज़म के ऊपर बातचीत करते हैं, भूल जाएं, ये पाकिस्तान जैसा मिल रहा है, जैसा है तुम्हारे सामने, ये वही है और ये इसी तरह से चलेगा। इस मुल्क के अंदर जो आइन इख्तियारात देता है, अगर आइन के बारे में, बल्कि मुझे कुछ लोगों ने बताया है जो गिरफ्तार हुए थे, केसेस बने हैं, उन्होंने कहा कि जब भी हमने आइन के बारे में बातचीत की कि आइन हमें सियासत करने का, बोलने का इख्तियार देता, उसके बाद हमारी लित्तर परेड की गई, उसके बाद हमें मारा गया, हमें जूते मारे गए, उसके बाद लित्तर मारे गए, छितर मारे गए। आइन का नाम ले लेना। मुझे याद आ रही है वो तस्वीर जहां पर अता तारड़ साहब ने एक दफा असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर आइन की किताब उठाई थी और दूसरी तरफ उन्होंने मिडिल फिंगर दिखाई थी। तारड़ साहब शायद उस वक्त ठीक थे, आज गलत है। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर। लेकिन काशिफ अब्बासी साहब जैसा अगर जर्नलिस्ट को भी हमने बोलने नहीं देना या उस जैसी सोच को भी हमने पनपने नहीं देना, उस जैसी शख्सियत को भी, और ये देखें बड़ा घटिया चेहरा है पाकिस्तान के मीडिया का, ये बड़ा हम सब बड़े बदबूदार चेहरे हैं, बदबूदार किरदार हैं। बल्कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिशियंस है, ये घटिया तरीन लोग हैं जो काशिफ अब्बासी के साथ नहीं खड़े हो पा रहे। काशिफ अब्बासी के लिए अभी तक कोई क्राइसिस नहीं क्रिएट कर। काशिफ अब्बासी का ना तो नौकरी की जरूरत है, ना तो उसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, ना या रवैया की स्क्रीन की जरूरत है। अपने आप में एक एकेडमी है, अपने आप में एक तारीख है, अपने आप में एक हिस्ट्री है। लेकिन मसला यह है कि काशिफ अब्बासी, मुझे द करंट का एक शो याद आ रहा है कि उसके अंदर काशिफ अब्बासी से पूछा गया कि डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप, उसने विदाउट ब्लिंकर ऑफ एन आई, उसने आंख झपकाए बगैर कहा था डेमोक्रेसी एवरी डे, एवरी सेकंड, एवरी मिनट। जमहूरियत, काशिफ अब्बासी हमेशा जमहूरियत की, हमेशा डेमोक्रेसी की प्राइम टेलीविजन पर बैठकर एक एडवोकेट के तौर पर बातचीत करता रहा। उसने कहा बाकी सब बाद में, डेमोक्रेसी फर्स्ट, जमहूरियत फर्स्ट। लेकिन आज इदारा भी माफी मांग रहा है और सब देख रहे हैं, सबको नजर भी आ रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन एक सन्नाटा है, खामोशी है, और ये सन्नाटा और खामोशी कब्रिस्तानों में होती है, जिंदा माशरों में नहीं होती। ये कब्रिस्तान नहीं है, ये जिंदा लोग हैं, रोटी खाते हैं, बाथरूम जाते हैं, गाने शाने गाते हैं, तो ये जिंदा लोगों का मुआशरा है। लेकिन खामोशी जो है कब्रिस्तान वाली है। नाज़रीन, ये जो मुस्तफ़ा आमिर नामी ये जो केस है नौजवान का, ये गुज़श्ता चंद हफ्तों से ये पाकिस्तानी मीडिया में है, बल्कि इंटरनेशनल भी रिपोर्ट हो रहा है। आज भी इसके ऊपर रिपोर्टिंग हुई है। यहाँ पर एक लड़का है अरगमगान नामी, ये दरिंदा है, ये कोई वैश्य किस्म का इंसान है। इसने एक बड़ी पॉश कराची के एरिया में घर बनाया हुआ है और ये ड्रग काटे चलाता है। यानी जो अभी तक शवाहिद मिले हैं उसे ये महसूस हो रहा है कि ये अकेले नहीं है, बल्कि इनके पीछे कोई बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात हैं और पूरा एक नेक्सस है जो ऑपरेट कर रहा है। वो इंटरनेशनली भी है और वो पाकिस्तान के अंदर भी है, और उनकी जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत हैं कि मुस्तफ़ा आमिर नामी इस नौजवान को कत्ल तो कर दिया गया, लेकिन उसके बाद ये अदालतों को, पुलिस को, तमाम तर चीजों को मैनेज, बाकायदा से स्टेप बाय स्टेप करके मैनेज करके इसे ट्विस्ट दे रहे हैं, इसे स्पिन दे रहे हैं, और इसके अंदर कुछ जर्नलिस्टों का, कुछ मीडिया हाउसेस को भी बाकायदा से एंगेज किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। और मेरे और आपके जहन में ज़ाहिर बुनियादी तौर पर सवाल आता है कि अरगमगान नामी ये जो लड़का है, इसने कैसे इतना पोश घर बना लिया, कैसे इसने उसके अंदर डांस फ्लोर बनाता है, कैसे उसके पास से 70 से 80 लैपटॉप मिलते हैं, सिस्टम मिलते हैं, कैसे फिर अभी मैं देख रहा था 92 न्यूज इसे रिपोर्ट कर रहा है कि वो क्रिप्टो करेंसी में डील करता है और क्रिप्टो करेंसी माइनिंग मशीन उसने ली हुई है 2-3 अरब रुपए की। अब फिर ये भी आ रहा है कि जनाब ये ड्रग स्मगलर्स थे, ये बेचते थे, और फिर जो पुलिस के ऊपर उसने फायरिंग किया, बताया जा रहा है कि ये जदीद ऑटोमेटिक मॉडर्न वेपन है।
मॉडर्न वेपनरी इस दरिंदे ने इस्तेमाल की है। फिर उसके बाद ये मुस्तफा नामी लड़के को मारकर लेकर जाता है, तो इसके ऊपर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि पहले मर गया था या फिर उसे डंडे मारने के बाद, लोहे के रॉड मारने के बाद बलूचिस्तान लेकर गया और वहां पर जाकर आग लगा दी। ये दरिंदगी और हवानियत कैसे आई? ये नौजवान कैसे इतने अमीर हुए? इनके पास पैसा इतना कहां से आया? ये किसने इनकी ज़हनियत ये बना दी थी? इसके अंदर कौन है 3-4 लड़कियां जिनका रोल है? मुख्तलिफ लड़कियों के नाम आ रहे, ये लड़कियां किसकी हैं? ये किस अमीर फैमिली की अमीर जादियां हैं जो कि इस कातिल का बाकायदा हिस्सा हैं? इनके दोस्त कौन है? शिराज नामी लड़का जो गिरफ्तार हुआ है, उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, मेरे ख्याल में सिटी 42 या पता नहीं कौन सा न्यूज चैनल है वहां पर, और उस इंटरव्यू के अंदर वो जो बातें बता रहा है, उसने एक एक चीज बताई है, एक एक चीज बताई है। लेकिन आज बताया जा रहा है कि वो मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर मुकर गया है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर 164 की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी थी, उसने कहा मैं चश्मदीद गवाह हूं, लेकिन इसके अंदर मेरा कोई रोल नहीं है, मैं किसी भी तौर पर शामिल नहीं, और उसकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं हो सकी। मामला लंबा हो रहा है, मामले को स्पिन किया जा रहा है, मामले को ट्विस्ट किया जा रहा है। उसकी वालदा कोई और बातचीत कर रही है, लड़के का बाप तो कह रहा है मेरा बेटा मासूम है, उसने कोई सॉफ्टवेयर हाउस बनाया था, हाउस चला रहा था। लेकिन इन सॉफ्टवेयर हाउसेस की हकीकत क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये इंटरनेशनली लोगों को लूटते हैं, और पाकिस्तान की रेपुटेशन जो मॉडर्न इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी है, जदीद इकोनॉमी है, उन माशरों के अंदर पाकिस्तान को एक बदनुमा दाग ये नौजवान लगा रहे हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन था कि एक नौजवान खरबपति, अरबपति बन जाता इस उम्र में, इस मुल्क के अंदर रहते हुए? तो फिर ये क्या चक्कर क्या था? ऐसा घर, ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी, उसके अंदर 80 लैपटॉप, और जो शादेब खानजादा रिपोर्ट कर रहा है, शादेब खानजादा के मुताबिक 30 से 35 लड़कियां काम करती थी और 30 से 40 सिक्योरिटी गार्ड्स थे। इतने सिक्योरिटी गार्ड्स प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होते। इस नौसरबाज के पास कैसे थे? इस दरिंदे के पास, इस बहरूपी के पास कैसे थे? इस कहानी को डिग आउट करेंगे, इसे रिपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सिंपल नहीं लग रहा, ये बड़ा खौफनाक मामला है। इस पर पूरे माशरे को आवाज उठाने की जरूरत है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।